जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने परिवार में। साथियों, इसके आगे वाले वीडियो में हमने 50 तक क्वेश्चन देख लिए थे हिस्ट्री का। हम आज उसके आगे चलते हैं। ये बिहार स्पेशल का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें का हम 50 प्रश्न देख लिए थे। 50 प्रश्न को हमने हल कर दिया था और आज जो प्रश्न को हल करेंगे, आज 50 प्रश्न के आगे हल करेंगे। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती का है। 1 से 12 तक के एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित प्रश्न है। तो हम देखते हैं 50 से आगे चलेंगे। 50 तक हमने कर लिया था, 50 प्रश्न तक एकदम आराम से हल किए थे और आज फिर हम चलते हैं 50 के आगे। लगभग इसमें 800-900 प्रश्न हैं। बिहार स्पेशल के जो हिस्ट्री है उसमें लगभग 8 या 900 प्रश्न आपका दिया होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न से चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न से, क्योंकि हमने कर लिया था 50 और हम चलते हैं अब 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सेवा समिति, सोशल सर्विस लीग। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो वो हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की सोसाइटी की स्थापना किए थे बाबा ठाकुर दास। बाबा ठाकुर दास बिहार के प्रसिद्ध समाज सेवी और धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की। यह संस्था स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित थी और समाज में शिक्षा और माध्यमिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से काम करती थी। आगे चलते हैं। 52 नंबर प्रश्न इसमें दिया हुआ है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर किसका केंद्र था, ये बताना है। तो 1830 में पटना नगर जो केंद्र था वो किसका केंद्र था? तो हो जाएगा बहावी आंदोलन का। 1830 में पटना नगर किसका केंद्र था? बहावी आंदोलन का केंद्र था। बहावी आंदोलन पटना में विशेष रूप से 1830 के दशक में बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना। बहावी आंदोलन भारत में एक इस्लामिक सुधार आंदोलन था जो 19वीं शताब्दी में विशेष रूप से बिहार पटना से संचालित हुआ। इस आंदोलन की आधारशिला शाह वलीउल्लाह और सैयद अहमद बरेलवी ने की थी। यानी बहावी आंदोलन जो है इसकी आधारशिला कौन रखा था? शाह वलीउल्लाह और सैयद अहमद बरेलवी ने रखी थी। ये कब हुआ था? तो 1830 के दशक में हुआ था। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर की एन सिंह। तो बताना है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो क्या हो जाएगा इसमें से दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ है किसने किया था। तो हम देखते हैं कौन कौन व्यक्ति हैं जो मुंगेर में किसान सभा का गठन किए थे। तो इसमें से लगभग सब हो जाएंगे आपका। देखते हैं इसमें कौन कौन से व्यक्ति है। 1922-23 में मुंगेर जिले में किसान सभा की स्थापना एक सामूहिक प्रयास थी। मोहम्मद जुबैर इसके अध्यक्ष थे। इस आंदोलन में कई नेताओं ने योगदान दिया जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, अन्य स्थानीय नेता शामिल थे। इस सभा का उद्देश्य किसानों की समस्याओं को उजागर करना, जमींदार घोषणा का विरोध करना और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना था। इसमें लगभग सभी हो जाएंगे, सभी आपके हो जाएंगे। बिहार किसान सभा में से कौन जुड़ा था? बताना है बिहार किसान सभा से कौन व्यक्ति है जो जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर देते हैं हम यहाँ पे। स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांस्कृत्यान, यदुनंदन शर्मा। तो क्या हो जाएगा? इनमें एक से अधिक हो जाएगा। यानी सभी लोग जो थे क्या बिहार किसान सभा में जुड़े हुए थे। बिहार किसान सभा में से स्वामी सहजानंद सरस्वती, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांस्कृत्यान आदि नेता जुड़े थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार किसान सभा के प्रमुख संस्थापक और किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। यदुनंदन शर्मा सक्रिय किसान नेता जिनका योगदान किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण रहा था। तो ये सभी जो है क्या है बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था।
सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। मुंशी सूरजमल ने, राय रोशनलाल ने, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने, कृष्ण भट्ट ने। तो 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। किसने आरंभ किया था? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने 1872 में बिहार हेराल्ड बाबू गुरु प्रसाद सेन ने स्थापित किया था, आरंभ किया था। बिहार हेराल्ड की स्थापना 1872 ईस्वी में बाबू गुरु प्रसाद सेन द्वारा की गई थी। यह अखबार अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता और उस समय सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर लेख प्रकाशित करता था। इसका उद्देश्य था बिहार की जन जागृति, समाज सुधार और ब्रिटिश शासन की नीतियों का आलोचना करना। तो बिहार हेराल्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में हुई थी। बाबू कुंवर प्रसाद सेन द्वारा की गई थी बिहार हेराल्ड की स्थापना। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र संपादक कौन थे? बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अब्दुल बरी, लंबोवर मुखर्जी, मुरली मनोहर प्रसाद, रामानंद चटर्जी। तो बताना है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद थे। सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद। सर्च लाइट अखबार बिहार का एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक था जिसकी शुरुआत 1918 में हुई थी। यह अखबार राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक सुधार और ब्रिटिश शासन की आलोचना में काफ़ी सक्रिय था। इसके प्रसिद्ध संपादकों में से एक थे मुरली मनोहर प्रसाद, जो इसके संपादन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी जुड़े रहे थे। 1913 में पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापना किसने की थी? पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? शाखा की स्थापना किसने की थी? रेवती नाग, यदुनाथ सरकार, सचिंद्र सान्याल, मजहरुल हक। तो आपको बताना है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा सचिंद्र सान्याल जो है पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किए थे, सचिंद्र सान्याल एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। उन्होंने बिहार क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन? सचिंद्र सान्याल। और 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। कहाँ पे? तो पटना में। अनुशीलन समिति बंगाल की एक क्रांतिकारी संस्था थी जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को समाप्त करना ही इस समिति का उद्देश्य था। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? राजकुमार शुक्ल, बैकुंठ शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य कृपलानी। तो बताना है बिहार में 1929 में किसान सभा का आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। बिहार में कौन किए थे? राजकुमार शुक्ल। बिहार में राजकुमार शुक्ल 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किए थे। कौन? राजकुमार शुक्ल। आयोग ने इसका उत्तर राजकुमार शुक्ल को माना है जो चंपारण 1917 से जुड़े थे, न कि 1929 के किसान आंदोलन से। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में बिहार में किसान सभा का आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने किसानों के शोषण, जमींदारी प्रथा और लगन वसूली के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन थे? तो आपको बताना है कि इसके लेखक कौन थे। तो लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जेपी नारायण थे, कर्पूरी ठाकुर थे। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन थे, ये आपको बताना है।
तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उसके लेखक थे किसके? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी महात्मा महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। इसको लिखने का काम किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस पुस्तक में महात्मा गांधी के बिहार आगमन, चंपारण सत्याग्रह और गांधी जी के साथ अपने अनुभवों को विस्तारपूर्वक वर्णित किए हैं। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है गांधी जी के विचारों को और क्या किए हैं, बहुत ही विस्तार से वर्णन किए हैं। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? पटना जिला, कैमूर जिला, मधुबनी जिला, बांका जिला। तो आपको बताना है कि कौन से ज़िले में है जो ये आपका क्या किए थे, दौरा किए थे। तो आंसर हो जाएगा कैमूर जिला। कैमूर जिला में क्या किया गया था? महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के विशेषज्ञों ने क्या किए थे? इस कैमूर जिला में दौरा किए थे। जुलाई 2019 में पुरातत्वविदों और विशेषज्ञों की एक टीम ने बिहार के कैमूर जिले का दौरा किया। इसका उद्देश्य राज्य के पहले महापाषाणिक स्थल का विस्तृत प्रलेखन करना था। महापाषाणिक सभ्यता आमतौर पर पाषाण युग के अंतिम दौर की होती है और ये स्थल प्राचीन समाधियों, पत्थर की संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध होते हैं। पत्थर की संरचना के लिए ये जो है प्रसिद्ध होते हैं। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और कौन किया था ये बताना है। फूलबंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। तो ये बताना है आपको कि बिहार समाजवादी पार्टी के गठन जो 1931 में हुआ है किसके द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था बिहार समाजवादी पार्टी का गठन। फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1913 में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने की थी। इसका उद्देश्य समाज को बढ़ावा देना और किसानों, श्रमिकों व वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। यह पार्टी बाद में कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी और अन्य वामपंथी आंदोलनों से भी जुड़ी हुई थी। यानी वामपंथी आंदोलन से भी यह पार्टी जुड़ा हुआ था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? प्रजा हितैषी, लोकनायक, लोकमान्य, राष्ट्रनायक। तो जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी ये बताना है। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को भारतीय राजनीति में उनके योगदान, विशेषकर 1974 के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नेतृत्व में लिए लोकनायक अर्थात जनता के नायक की उपाधि दी गई थी। यह उपाधि उन्हें जनता द्वारा सम्मान स्वरूप दी गई थी। वे भारत के एक महान समाजवादी चिंतक, स्वतंत्रता सेनानी और जन आंदोलनकारी थे। जयप्रकाश नारायण क्या हुआ था? वो विशेषकर किससे जुड़े थे? 1874 के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नेतृत्व में के लिए लोक नायक की उपाधि उनको दी गई थी। कब दिया गया था? तो 1974 में। 1974 में दिया गया था इनको लोक नायक की उपाधि, 1974 में। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? मोहम्मद जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली खान। तो राजेंद्र प्रसाद ने किसे जन्मदाता माना है पाकिस्तान का? तो लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। किसको माना है? लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। देखिए इसका डिस्कशन देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है?
राजेंद्र प्रसाद ब्रिटिश सरकार द्वारा 1909 में लागू मार्ली मिंटो सुधार की आलोचना करते हुए कहा था कि इसका परिणाम पाकिस्तान की नींव रखने जैसा था। लॉर्ड मिंटो उस समय के वायसराय थे। उन्होंने मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल की मंजूरी दी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मानना था कि यहीं से भारत में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर पाकिस्तान के गठन का मार्ग प्रशस्त किया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो किसको मानते थे पाकिस्तान का जन्मदाता? तो मिंटो को मानते थे। 1909 का जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1909 में लाया गया था मार्ली मिंटो सुधार, उसी को क्या करते थे, ये मानते थे। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, भारत के स्वतंत्रता अवसर पर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताना है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था पटना लॉन का? तो जगह चंपारण सत्याग्रह के दौरान किया गया था पटना लॉन का। चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था उसी समय पटना का लॉन जो है, पटना लॉन का जो गांधी मैदान के रूप में उसका नामकरण किया गया था, जिसको आज देखते हैं पटना में गांधी मैदान है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर भारत के स्वतंत्रता के लिए अवसर पर को माना है, जबकि इसका सही उत्तर 1948 में आयोजित हुए स्वतंत्रता दिवस के निमंत्रण पत्र में बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत रामदास द्वारा इसका नाम गांधी मैदान के रूप में उल्लेखित किया गया है। गांधी मैदान के रूप में उल्लेखित किया गया है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, जन्ना भगत, एम.एन. राय। तो बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वो कौन थे? वो हो जाएगा आनंद पांडे। आनंद पांडे जो है किसके गुरु थे? ये जो है बिरसा मुंडा के गुरु थे। बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। बिरसा मुंडा का प्रारंभिक शिक्षा चौबासा मिशन स्कूल में मिली थी किंतु उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन आनंद पांडे से मिला था। आनंद पांडे ने बिरसा को हिंदू धार्मिक और ग्रंथों का परंपराओं की जानकारी दी। इसके साथ ही बिरसा का संपर्क जाना भगत जैसे आदिवासी संतों से भी हुआ, जिनसे उन्हें धार्मिक जागरण की प्रेरणा मिली। तो बिरसा मुंडा जो है उनके गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे था नाम, आनंद पांडे। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था कब? 1 फरवरी 1900 को, 2 फरवरी 1900 को, 3 फरवरी 1900 को, 4 फरवरी 1900 को। तो बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को सोते हुए पकड़ा गया था और जेल में लेकर के बंद कर दिया और उसी जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। तो बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? हो जाएगा 3 फरवरी 1900 ईस्वी को पकड़ा गया था, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को जमकोपाई जंगल में सोते हुए अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। यह स्थान वर्तमान झारखंड के चक्रधरपुर सिंहभूम जिले के पास है। बिरसा उस समय ब्रिटिश शासन के खिलाफ उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें रांची जेल में बंद किया गया, जहां 9 जून 1900 को रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। यानी रहस्यमयी परिस्थिति कहने का मतलब कि कोई पता ही नहीं चला कि क्यों, क्या वजह था कि इनका मृत्यु हो गया। हो सकता है अंग्रेज मार उड़ दिया, कुछ खिला दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गया। तो क्या हुआ, पकड़े गए थे 3 फरवरी 1900 ईस्वी को और 9 जून 1900 ईस्वी को इनको मृत्यु हो गई, जेल के अंदर ही। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। बंगाल में, अवध में, पंजाब में, बिहार। तो कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था बिहार में किया गया था। बिहार में क्या हुआ था? 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति की गई थी। कहाँ पे? बिहार में की गई थी। बिहार। गोल्डन लीग की स्थापना 1904 ईस्वी में देवघर में की गई थी। देवघर उस समय बिहार में ही था। अभी देवघर जो है कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में पड़ता है।
उस समय जो था ये बिहार में ही था देवघर, क्योंकि बिहार और झारखंड उस समय एक था। बाद में ये तो 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ है। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को गति देना। बंगाल विभाजन 1905 के ठीक पहले यह आंदोलन बिहार में जागरूकता फैलाने में सफल रहा। गोल्डन लीग की गतिविधि के बाद व्यापक आंदोलन में परिवर्तित हुई। यानी गोल्डन लीग की जब गतिविधि हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, आंदोलन में व्यापक रूप से आंदोलन में परिवर्तित हुआ था। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? जगन्नाथ मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा, जयराम दौलत राम और क्या आ जाएगा, जयप्रकाश नारायण। तो क्या आ जाएगा, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का राज्यपाल कौन था? तो हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। ये जो थे क्या थे, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का राज्यपाल था। जब स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद में बिहार का राज्यपाल बने थे जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल बने। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को यह पदभार संभाला। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जयराम दास दौलत राम ने भारत के विभाजन के समय सिंध प्रांत के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। यानी जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय ये कहाँ, सिंध प्रांत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहे थे। कौन? जयराम दास दौलत राम। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे संथाल 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी? तो मुंगेर, भागलपुर राजमहल, गया मुंगेर, शाहाबाद गया। तो कौन सा क्षेत्र था जहाँ पे संथाल ने अपनी सरकार की घोषणा की थी? तो वो हो जाएगा कौन सा क्षेत्र, वो भागलपुर का राजमहल क्षेत्र था जहाँ पे संथाल ने अपने राजा को घोषित किया, अपनी क्या की, अपने संस्थानों ने 1955 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। 1955-56 में ब्रिटिश शासन की जमींदारी शोषण के खिलाफ विद्रोह किया। इस आंदोलन को संथाल विद्रोह कहा जाता है। सिद्धू और कान्हू मुर्मू इसके प्रमुख नेता थे। इस दौरान उन्होंने बंगाल और राजमहल क्षेत्र में अपनी स्वतंत्रता की सरकार की घोषणा की। देखिए ये आदिवासी आंदोलन का जो नेता था कौन था? सिद्धू। चार थे, सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव। सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव। सिद्धू, कान्हू और नहीं लगेगा, चांद और भैरव। यानी ये चार व्यक्ति थे जो क्या किए थे, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। कौन हो जाएगा? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में से विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या है? आपको बताना है कि जो भी बिहार में विद्रोह हुआ है उसका सही क्रम बता देना है कि क्या है। सही क्रम क्या होगा? पटना, मुजफ्फरपुर, रोहिणी, जगदीशपुर, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, रोहिणी, जगदीशपुर, पटना, रोहिणी, मुजफ्फरपुर। तो आपको बताना है कि बिहार के नगर में कई नगरों में जो प्रभावित किया गया था, बिहार के विभिन्न नगरों के में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम बताना है कि यानी उसका सही क्रम क्या है। तो रोहिणी हो जाएगा, पटना हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा, जगदीशपुर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह बिहार में तेजी से फैला और कई नगर इसकी चपेट में आ गए। रोहिणी 3 जुलाई 1857 में विद्रोह की पहली चिंगारी फूटी। इसके बाद पटना 16 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ, जहां पर पीर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया। मुजफ्फरपुर में भी जल्दी ही बगावत हुई जो स्थानीय लोगों द्वारा प्रेरित थी। अंततः जगदीशपुर कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया और इसे संगठित रूप से दिया था, यानी संगठित रूप किया था जगदीशपुर से कौन किए थे नेतृत्व? कुंवर सिंह किए थे और अमर सिंह। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसके नेतृत्व प्रदान किया गया? बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसके नेतृत्व में
किसका नेतृत्व प्रदान किया गया? तो बताइए किसका नेतृत्व प्रदान किया गया था? राजकुमार शुक्ल का, नामदार खां का, कुंवर सिंह का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसका किया गया था? कुंवर सिंह का किया गया था। पटना, आरा और शाहबाद जिले में किसका नेतृत्व था? कुंवर सिंह का था। वीर कुंवर सिंह बिहार में 1857 की क्रांति के प्रमुख थे। साहबजादा जिले के जगदीशपुर के जमींदार थे और 80 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ युद्ध छोड़ दिया। कुंवर सिंह ने आरा, पटना और आसपास के क्षेत्रों में क्रांति का नेतृत्व किया। उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले महान नायकों में गिना जाता है। किसको? कुंवर सिंह को गिना जाता है। 80 साल का उम्र था उनका। अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया? 1729, 1734, 1746, 1733। तो अली वर्दी को बिहार का डिप्टी गवर्नर कब नियुक्त किया गया था? तो 1733 में नियुक्त किया गया था। बिहार का डिप्टी गवर्नर 1733 में नियुक्त किया गया था। अली वर्दी खां 1773 ईस्वी में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्हें यह पद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह और बंगाल के तत्कालीन नवाब शुजाउद्दीन की सहमति से मिला था। शुजाउद्दीन की सहमति से मिला था। इसके कुछ वर्षों बाद उन्होंने बंगाल के नवाब सरफराज खां को हराकर स्वयं बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नवाब बन गए थे। बिहार में अलग अलग प्रांतों के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। यानी कौन नेतृत्व किए थे बिहार में अलग अलग प्रांतों में? सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी, बिरसा मुंडा। तो कौन नेतृत्व किए थे अलग अलग प्रांतों के लिए? 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के प्रांत का निर्माण हुआ, तो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में अलग अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रहने वाले बिहार के लोगों में यह भावना जगी कि उनकी संस्कृति और प्रशासनिक पहचान बंगाल में दब रही है। इस असंतोष के फलस्वरूप बिहार का एक स्वतंत्र बनाने की मांग उठी थी। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के सतह बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1947, 1912, 1936। तो कब अलग हुआ था? तो हो जाएगा 1912 में अलग हुआ था। 1912 में ही क्या हुआ था? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था राजधानी। 12 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग कर स्वतंत्र प्रांत बनाया गया। साथ ही बिहार को भी इस नए प्रांत में शामिल किया गया, जिसका नाम हुआ बिहार और उड़ीसा प्रांत। बाद में 1936 में उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों का अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1868, 1881, 1885, 1893। तो कब स्वीकार किया गया था? तो हो जाएगा 1885 में स्वीकार किया गया था। 1885 में स्वीकार किया गया था। बंगाल की किराएदारी अधिनियम 1885 को ब्रिटिश सरकार ने किसानों और जमींदारों के बीच संबंध को विनियमित करने के लिए लागू किया था। इस अधिनियम ने किराएदारों को भूमि पर कुछ कानूनी अधिकार प्रदान किए, जैसे खेती की गई भूमि पर अधिकार और बगैर उचित कारण के बेदखलों से संरक्षण तथा किराया विवाद में न्यायालय की मदद के लिए किया गया था। ये किया गया था बंगाल किराएदारी में। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। फिर आगे का जो क्लास होगा हम उसके आगे प्रश्न को करवा देंगे।